ओके, वेलकम टू योर चैनल कैंपस वंस अगेन माय सेल्फ जलस त्रिवेदी। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया लेक्चर और नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारे क्लास 12 जो कि बोर्ड क्लासेस होते हैं उनके लिए होने वाला है। और आज का लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी गर्मी भी है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से लेक्चर, छोटा सा लेक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, यानी हमारा चैप्टर क्या है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमारा चैप्टर है। ओके, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है और केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है इसमें, वो होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल अच्छा लगे तो हम लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज अवर टॉपिक, यानी आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पहले जो हम चीजें आपस में रिएक्ट कराते हैं, जैसे मान लो हमने एक चीज ये ली, एक चीज ये ली, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फाइट करके, यानी एक दूसरे कोलाइड होकर के क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें आपस में रिएक्ट कराने के लिए ली जाती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्टेंट के बाद में जो चीज बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ये होती है केमिकल रिएक्शन। तो यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आर से पी बनता है। ठीक है, आर से पी बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक टाइम पे क्या होगा, जब ये रिएक्शन होती होगी तो इसमें कुछ स्पीड होती होगी, मतलब कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है तो वो कभी कभी स्लो होती है, कभी कभी फास्ट होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड होती है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यस, एग्जैक्टली, यही सही सुना आपने। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है जिससे वो प्रोसीड होती है मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने ये देखा कि यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो एक टाइम पे जो आपका रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होता जाता है, यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है बढ़ेगी। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्या होता है कि इसमें जिस स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और स्पीड का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्पीड का मतलब होता है इस वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से ये कम होगा उसी हिसाब से ये बढ़ेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखने को आए एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आर ओ आर लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा लगाएंगे, चेंज के लिए क्या लगाते हैं, डेल्टा। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो हमने कॉमनली दोनों के लिए ये एक टर्म यूज किया है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, अपॉन चेंज इन टाइम, उसके साथ में हम माइनस का साइन लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन में कम होगा, धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है इसीलिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है इसलिए हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट के केस में लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम माइनस, और अगर प्रोडक्ट के केस में लिखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम प्लस लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि ये जो ये टर्म होता है रिएक्टेंट वाला, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्यों बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है रिएक्शन में। ठीक है, जबकि जो प्रोडक्ट के लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ अपियरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ अपियरेंस का मतलब धीरे धीरे ये रिएक्शन में बनता है, अपीयर होता है,
इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, जबकि रिएक्टेंट के केस में बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये टर्म होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हमें यूनिट निकालनी तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की यूनिट रखेंगे। ऊपर की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्यों? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। हमें कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में देखना है, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, और अपॉन टाइम क्या लिख सकते हो? सेकंड भी लिख सकते हो, मिनट भी लिख सकते हो, आवर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने मोल पर लीटर पर सेकंड लिखा, तो इस तरीके से हमारी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोल पर लीटर इनवर्स, मतलब मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी यूनिट इसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, एक दो क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल लेंगे और एक दो एग्जांपल लेने के बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सिंपली यहाँ पे N2 + 3H2 वाली एक रिएक्शन ले रहे हैं और ये 2NH3 बनना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी इसको हम लिखेंगे डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T, है ना। जितना कंसंट्रेशन इसका कम होगा उसी हिसाब से इसका कम होगा, यानी ये इक्वल में रहेगा। अब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, वो डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, सो 1/3 माइनस का डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है इसीलिए हमने माइनस का साइन लगाया, और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में सब चीजें इक्वल में रखी जाती है, क्योंकि दोनों के ही चेंजेस इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी जितना रिएक्टेंट एक चेंज होगा उतना ही दूसरा रिएक्टेंट चेंज होगा, दोनों का सेम रेट होगा। इक्वल टू जितना कंसंट्रेशन इधर से कम होगा उतना ही कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगा, और जिस स्पीड से कम होगा उसी स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग माइनस करके लिखेंगे और प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग प्लस करके लिखेंगे, और जो स्टोइचियोमेट्री है वो हम लोग डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, वो कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोगों के पास में एक न्यूमेरिकल आ गया जो कि सीबीएसई में इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल बनता है वो इस तरीके से बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल का कुछ भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन कोई भी हो सकती है, सॉल्व इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो इसमें आपको क्या दिया, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + E बनना है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या कहता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 × 10⁻³ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द N2O5। यानी सबसे पहले क्या कर रहा है कि रेट के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमने क्या बोल जाएगा, क्या लिखेंगे इसके लिए, लिखेंगे -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। उसके बाद में इक्वल में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम प्लस का। अब हमें क्या दिया है कि इसमें एक वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू किसकी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, और उसके बाद में अब क्या होता है कि इसमें जो गिवन वैल्यू होती है और जो कैलकुलेट करने वाली वैल्यू होती है उनको हमें इक्वेट कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, N2O5, तो हम क्या करेंगे N2O5 और NO2 के टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेट करने पे हमने देखा कि 1/2 ये वाला टर्म चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। आपको इतना टर्म दिया है, ये वाला इतना टर्म दिया है और ये वाला इतना टर्म पूछा है, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 एंड दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा, तो चेंज इन N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ये वाला टर्म आपको निकालना है, क्या हो जाएगा -2/4 इंटू ये वाली वैल्यू आपको दी है 2.8 10⁻³ ये 2 हो गया, 2 1 जा 4 जा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.4 10⁻³ और ये माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन में इस स्पीड से ये वाला जो सब्सटेंस है वो डिसअपियर होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इसका टर्म, अब ये इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड से ये रिएक्शन में क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नॉर्मल चीजें हमको पता हो गई है।
नेक्स्ट के लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।